हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी ग्रामीण विकास वाली वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हमने कल की क्लास में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का पार्ट कवर किया था। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत क्या क्या नए प्रावधान है वो भी देख लेंगे और राज्य की प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या प्रगति है वो वाला पार्ट भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। उसके अलावा हम एक योजना और अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना वो भी हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे। तो ये क्लास में कुछ डेटा ऐसे है जो पेपर के दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाने की कोशिश कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं। हम कल जहां पे हम खत्म किए थे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसी से आगे हम बढ़ते हैं और पहला प्रावधान देखते हैं। योजना के अंतर्गत हितग्राही को आवास निर्माण हेतु अगर वह चाहे तो आवश्यकता अनुसार 70,000 रुपए तक का बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यानी अगर हितग्राही चाहता है, जैसे कि उसको सामान्य क्षेत्र यानी मैदानी क्षेत्र में उसको 1,20,000 रुपए आवास निर्माण के लिए दिया जा रहा है और उसको दुर्गम क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र या आईएपी जिलों में 1,30,000 रुपए दिया जा रहा है। अगर इसके अलावा उसको और पैसे की आवश्यकता है तो उसको 70,000 रुपए तक का बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है इस योजना के अंतर्गत। यानी वो उन पैसों के अलावा 70,000 रुपए तक का ऋण ले सकता है बैंक के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। तो इसकी ब्याज दर फिक्स नहीं है, वो चेंज होते रहती है, इसलिए ब्याज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर जो उसकी ब्याज दर है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इस योजना के अंतर्गत 70,000 रुपए तक का आवास निर्माण के लिए ऋण लिया जा सकता है। क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं, योजना के अंतर्गत फोटो अपलोड करना। ये पॉइंट के अंतर्गत क्या पॉइंट है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चयनित हितग्राही जिस मकान में निवास कर रहा है उस मकान की वर्तमान स्थिति की फोटो अथवा, यहां तक मैं पहले समझा देता हूं। मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कोई व्यक्ति ऐसे आवास में निर्माण करे, यानी उसके पास घर तो है लेकिन 1 रूम वाला या 2 रूम वाला है और उसकी दीवार कच्ची है, टूटी हुई है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, इस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपने जिस घर में रह रहे हैं उसका फोटो खींचेंगे। ठीक है। और उस फोटो को खींचने के बाद आवास सॉफ्ट नामक एक पोर्टल है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास सॉफ्ट नामक एक पोर्टल है, उसमें उसका फोटो अपलोड करेंगे। ठीक है। इसके आगे पॉइंट पढ़ते हैं। अथवा हितग्राही किसी दूसरे के मकान में निवास कर रहा है तो जिस भूमि में वह आवास निर्माण करना चाहता है उस भूमि का फोटो को आवास सॉफ्ट में अपलोड करेगा। यानी अगर वो अपने घर में रह रहा है लेकिन उसकी दीवार टूटी फूटी है, 1 कमरे या 2 कमरे वाला घर है, तो उस आवास की फोटो खींच के वो आवास सॉफ्ट में लोड कर अपलोड करेगा। और यदि वह किसी दूसरे के मकान में किराए में रह रहा है, ये तो ऐसी स्थिति में वो जिस भूमि में आवास का निर्माण करवाना चाहता है उस भूमि की फोटो खींच के आवास सॉफ्ट नामक जो उसका बोल लीजिए पोर्टल है वहां पर अपलोड करेगा। अगला पॉइंट, यदि कोई परिवार का नाम सेंसस 2011 डाटा में सूचीबद्ध नहीं है, यानी जब मैंने बताया था सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के तहत इसके हितग्राहियों का चयन किया जाता है। यदि कोई परिवार ऐसा है जिसका सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में उसका नाम सूचीबद्ध नहीं है तब, परंतु वास्तविकता में वह आवासहीन है, यानी वास्तविक में उसके पास आवास नहीं है, तो ऐसा ग्राम सभा द्वारा प्रमाणित किया गया है एवं आवास आवंटन हेतु अनुशंसा की गई है, तो ऐसे परिवारों की सूची पृथक से तैयार की जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि जो सेंसस 2011 हुई थी, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011, उसमें किसी व्यक्ति का नाम पंजीकृत नहीं है, परंतु वो वास्तविक में उसके पास कोई आवास नहीं है। अगर ऐसा अनुमोदन ग्राम सभा करती, यानी ग्राम सभा प्रमाणित करती कि वो व्यक्ति हमारे यहाँ रह रहा है, हमारे गांव में रह रहा है और उसके पास आवास नहीं है और उसकी जनगणना 2011 में नाम भी नहीं आया है, लेकिन ग्राम सभा इसको प्रमाणित कर देती है, तो उस प्रमाणित करने के बाद उसके लिए उसको, यानी उन व्यक्तियों की एक अलग से लिस्ट बनाई जाएगी कि इनका नाम जो है इस जनगणना में नहीं आया था लेकिन इनके पास घर भी नहीं है। ग्राम सभा एक सूची आवंटित कर देगी, यानी सूची पर बना देगी कि इन व्यक्तियों का नाम सेंसस में नहीं है लेकिन इनके पास वास्तविक रूप से कोई भी आवास नहीं है। इसकी अलग से एक पृथक सूची बना दी जाएगी
ठीक है, तो यहीं पर ग्राम सभा आप ये बोल सकते हो कि ग्राम सभा की अनुशंसा के बाद ही इनको आवास निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। अगला पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट ग्राम सभा है ना, कि ग्राम सभा प्रमाणित करेगी कि उनके पास आवास नहीं है और उनकी पृथक से सूची बनवाएगी और इसको आगे भेजेगी अगले लेवल में। अगला पॉइंट, भविष्य में ऐसे परिवारों के संबंध में जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्णय लेने के उपरांत आगामी वर्ष में आवास आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। यानी ग्राम सभा उनकी अलग से पृथक सूची बना दी कि इनके नाम जनगणना में नहीं है और इनके पास आवास भी नहीं है। उनको प्रमाणित करने के बाद, सूची बनाने के बाद ग्राम सभा इसको आगे भेजेगी जिला स्तर में। तो जिला स्तर की एक समिति बनती है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। अगर वो समिति उस सूची को प्रमाणित कर देती है तो उनको जो है आने वाले समय में आवास आवंटित किया जाएगा जिनका नाम जनगणना में नहीं था तब भी। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्रीय बजट की 5% राशि आरक्षित रखी जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 60-40 के, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में 90-10 की है। तो जो केंद्रीय बजट होता है प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसका 5% राशि यहाँ पर रखा जाएगा। किसके लिए? आरक्षित रखा जाएगा। किनके लिए? अगर किसी क्षेत्र में आपदा आ जाती है, ठीक है, आगजनी हो जाती है, तो जो लोग जिनका घर था उनको पुनर्वास करके नया आवास प्रदान करने के लिए 5% राशि उनके लिए रखी जाती है। इसको हमने इंदिरा आवास योजना में भी पढ़ा था। क्लियर है? तो केंद्रीय बजट की 5% राशि आरक्षित रखी जाएगी। किनके लिए? जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कब लाभ मिलेगा? जब उनका घर पहले था और आपदा के कारण वो आवासहीन हो गए। मान लीजिए बाढ़ आ गई, घर टूट गया, डूब गया, ठीक है, या आगजनी हो गई, तो ऐसे लोग भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर पाने के पात्र होंगे। तो उनके लिए 5% राशि केंद्रीय बजट में रखी जाती है। अगला पॉइंट, योजना का क्रियान्वयन मॉनिटरिंग भारत सरकार द्वारा आवास सॉफ्ट पोर्टल पर आवास ऐप व आवास प्लस ऐप द्वारा की जाएगी। यानी इस योजना की निगरानी भारत सरकार द्वारा है। मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी? जो आवास सॉफ्ट नामक पोर्टल है उसी के अंतर्गत आवास ऐप और आवास प्लस ऐप है, उसी में पूरी फोटो वोटो अपलोड की जाती है। जितनी भी जानकारी आवास से संबंधित है सब वहां पर रिपोर्ट की जाती है, जिससे भारत सरकार निगरानी कर लेती है। अगला पॉइंट, राज्य की उपलब्धि देखते हैं। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो राज्य की उपलब्धि है उसको हम देख लेते हैं। तो 2016 से लेकर 2021 तक भारत सरकार द्वारा 10,97,150 आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया था छत्तीसगढ़ को। जैसे कल भी मैंने बताया था कि लक्ष्य कौन देता है? भारत सरकार देती है हर राज्य को कि इतने समय में आपके यहाँ इतने आवास बनने चाहिए। तो 2016 से 21 तक भारत सरकार द्वारा 10,97,150 आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया था राज्य सरकार को, जिसमें से 10,96,516 यानी 99.9% आवास को स्वीकृति दे दी है छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है, यानी आवास निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है, स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें से 8,22,387 यानी 75% आवास का निर्माण पूर्ण हो चुका है। यानी यहाँ पर परमिशन दी थी, लक्ष्य दिया था 10,97,150 के आवास निर्माण का, जिसमें से छत्तीसगढ़ सरकार ने 10,96,516 यानी 99.9% आवास के लिए स्वीकृति दे दी। वहां पे निर्माण कार्य चल रहे हैं। इस 10,96,516 में से 8,22,387 यानी 75% लगभग आवास निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। यानी 8,22,000 लगभग आवास बन चुके हैं। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रथम चरण 2016 से 2019 में जो चला था प्रथम चरण, इसका याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी द्वितीय चरण चल रहा है। प्रथम चरण 2016 से 2019 तक चला था, जिसमें भारत सरकार के परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग यानी हर स्टेट की परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग निकाली गई थी, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का रैंक सेकंड है 95.52%। इसके कुछ पैरामीटर होते हैं, उस पैरामीटर के आधार पर 100 नंबर में से छत्तीसगढ़ को 95.52 नंबर मिले। आप बोल लीजिए 100% में 95.52% नंबर मिले हैं, उसके आधार पर छत्तीसगढ़ सेकंड रैंक में। तो प्रथम फेज पूरा मैं बता रहा हूं 2016 से 2019 तक का प्रथम फेज पूरा प्रथम चरण जो चला है, उसमें ओवरऑल रैंकिंग छत्तीसगढ़ की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सेकंड रैंक है 2016 से 2019 पूरा। जैसे अगर हम बात करें 2017-18 की सिर्फ बात करें तो छत्तीसगढ़ पहले रैंक में था।
2018-19 में छत्तीसगढ़ दूसरे रैंक में हो गया, यूपी पहले रैंक में हो गया। तो इस तरीके से पूरा ओवरऑल 2016 से 2019 की बात करें तो छत्तीसगढ़ पूरे प्रथम चरण में सेकंड रैंक में रहा है 95.52% के साथ। अगर यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं एक पॉइंट आपको यहाँ पर और क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, कल मैंने आपको बताया भी था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवास का निर्माण करेंगे वो राज मिस्त्री करेंगे, उनके लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि हो सकता है कि जिनका आवास का निर्माण होना है वो स्वयं में ही राजमिस्त्री हो, तो वो व्यक्ति खुद अपने घर का निर्माण करेगा, क्योंकि वो राजमिस्त्री की ट्रेनिंग लिया हुआ है। तो अगर कभी भी पेपर में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की जिम्मेदारी हितग्राही की स्वयं की होगी, तो क्योंकि वो हितग्राही आजकल सरकार क्या कर रही है, जो घर बनवाना चाह रहा है उनके सबको, परिवार के एक सदस्य को आवास की राजमिस्त्री ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको वो पॉइंट सही लेकर चलना है, क्योंकि हो सकता है कि आवास योजना के अंतर्गत उसने राजमिस्त्री की ट्रेनिंग ले ली हो। जब तक स्पष्ट रूप से, अगर मान लीजिए 2 पॉइंट दिए है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर का निर्माण स्वयं करना है, और सेकंड पॉइंट में लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर का निर्माण राजमिस्त्री करेंगे, तो आपको फिर सेकंड पॉइंट सही लेना है, पहला पॉइंट उसमें गलत लेकर चलना है। लेकिन केवल एक ही पॉइंट लिख कर दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर का निर्माण स्वयं हितग्राही करेंगे, राजमिस्त्री वाला पॉइंट नहीं लिखा है, तब आपको पहला पॉइंट सही लेकर चलना है। अगर दोनों दिया है तब राजमिस्त्री वाला लेकर चलना है, अगर सिंगल पॉइंट दिया है तो उसको सही लेकर चलना है, क्योंकि हो सकता है कि उस योजना के अंतर्गत वह जो आवास निर्माण करने वाला व्यक्ति स्वयं राजमिस्त्री की ट्रेनिंग लिया हो। क्योंकि कई ऐसे भी होते हैं, कई मतलब, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिव्यांग लोगों को भी घर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो दिव्यांग लोग तो स्वयं तो घर का निर्माण नहीं कर सकते, तो उनके घर का निर्माण राजमिस्त्री ही करेंगे। क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि अगर 2 पॉइंट में वो बांट के दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर का निर्माण स्वयं करना है, हितग्राही को करना है, या और सेकंड पॉइंट लिखा है राजमिस्त्री द्वारा करना है, तो राजमिस्त्री वाला सही लेंगे। क्लियर है? लेकिन सिंगल पॉइंट दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राही को ही घर का निर्माण करना है, तो उसको आप सही लेकर चलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो ट्रेनिंग राजमिस्त्री के लिया हो। कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला हम योजना देखते हैं, अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना। इंपॉर्टेंट योजना है। क्या है ये योजना? 2.5 एकड़ अथवा इससे कम कृषि भूमि धारक खेतीहर मजदूर के लिए यह योजना 25 दिसंबर 2013 को लागू की गई। तो 25 दिसंबर किसका जन्मदिन पड़ता है? अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन पड़ता है। तो उन्हीं के 25 दिसंबर उन्हीं के जन्म दिवस पर अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना चालू की गई। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो भी 25 दिसंबर को ही चालू हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। याद रखिए, 2.5 एकड़ अथवा इससे कम कृषि भूमि धारक जो खेतीहर मजदूर के लिए यह योजना 25 दिसंबर 2013 को लागू की गई। तो पूछा जाए कि योजना कब प्रारंभ हुई? 25 दिसंबर 2013 को। अब ये योजना का प्रीमियम क्या, या योजना के प्रावधान क्या, वो देख लेते हैं। प्रीमियम राशि प्रति हितग्राही 200 रुपए है। यानी आपको ये बोलना है कि जो प्रीमियम की राशि होगी वो प्रति हितग्राही 200 रुपए वार्षिक है। ये वार्षिक है, इसको याद रखेगा। प्रीमियम राशि प्रति हितग्राही 200 रुपए है, जिसमें राज्य की हिस्सेदारी 100 रुपए की है व केंद्र की हिस्सेदारी 100 रुपए की है। यानी ये 200 रुपए एक हितग्राही का जो बीमा हो रहा है वो 200 रुपए में हो रहा है, जिसमें 100 रुपए राज्य सरकार देगी, केंद्र सरकार 100 रुपए देगी। किसको? भारतीय जीवन बीमा निगम को देगी, LIC को। तो भारतीय जीवन बीमा निगम को 200 रुपए की राशि कौन देगा? प्रति हितग्राही प्रीमियम राशि कौन दे रहा है? केंद्र सरकार, और राज्य सरकार 100 रुपए बांट कर दे रही है। किसको दे रही है? भारतीय जीवन बीमा निगम को। यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि जिस भी खेतीहर मजदूर का बीमा किया जा रहा है वो स्वयं कोई राशि नहीं देगा, उसके लिए राशि का भुगतान कौन करेगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार करेगी। यानी हितग्राही को कोई भुगतान नहीं करना होगा। तो याद रखिए, प्रीमियम राशि प्रति हितग्राही 200 रुपए है, जिसमें राज्य 100 रुपए व केंद्र 100 रुपए देगा, भारतीय जीवन बीमा निगम को दे होगा, हितग्राही को कोई भुगतान नहीं करना होगा। ये राशि 200 रुपए कौन देगा? राज्य सरकार, और केंद्र सरकार 100 रुपए देगी। अगला पॉइंट, पात्रता क्या है इसमें?
खेतीहर मजदूर जो 2.5 एकड़ अथवा उससे कम कृषि योग्य भूमि ग्रामीण क्षेत्र धारण करता है, यानी ऐसा कृषक जिसके पास 2.5 एकड़ भूमि है या उससे कम कृषि भूमि है तथा दूसरों की कृषि भूमि में जाकर मजदूरी भी करता है, यानी उसके पास स्वयं 2.5 एकड़ या उससे कम की कृषि भूमि है और साथ ही साथ वो किसी अन्य के खेत में जाकर मजदूरी का काम भी करता है। सेकंड, सदस्य की आयु 18 से 59 वर्ष की उम्र के बीच होनी चाहिए, यानी जो उनकी आयु होनी चाहिए वो 18 से 59 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। तीसरा, बीपीएल श्रेणी व उसके आसपास के खेतिहर मजदूर इस बीमा योजना के पात्र नहीं होंगे, यानी इस बीमा योजना के पात्र होंगे, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि जो खेतीहर मजदूर जिनके लिए बीमा किया जा रहा है वो बिलो पॉवर्टी लाइन, ये बीपीएल होना चाहिए, उसी के आसपास होना चाहिए, वही इस योजना के पात्र होंगे। क्लियर है? तो 3 पॉइंट है। पहला जो है यहाँ पर उनके पास 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि या 2.5 एकड़ तक कृषि भूमि होनी चाहिए और वो दूसरे के खेत में जाकर काम करना चाहिए मजदूरी का। सेकंड पॉइंट, उनकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए, 59 ईयर्स के। तीसरा पॉइंट कि वो बीपीएल श्रेणी यानी बिलो पॉवर्टी लाइन या उसी के आसपास का होना चाहिए। नोट इंपॉर्टेंट, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य बीमा योजना में बीमित व्यक्ति इसके पात्र नहीं होंगे, यानी अगर कोई भारत सरकार या आप बोलिए राज्य सरकार द्वारा कोई संचालित ऐसी कोई बीमा योजना है, अगर वह व्यक्ति उस योजना का लाभ ले रहा है तो इस योजना के अंतर्गत उसका बीमा नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य बीमा योजना में बीमित व्यक्ति इसके पात्र नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि इस योजना का लाभ क्या मिलेगा। अगर जिस व्यक्ति का बीमा किया गया अगर उसकी मृत्यु दुर्घटना से हो जाती है, यानी एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु होती है तो 75,000 रुपए की राशि दी जाएगी। अगर उसकी सामान्य मृत्यु होती है तो 30,000 रुपए की राशि दी जाएगी। दुर्घटना से मृत्यु हो रही है तो 75,000 रुपए की राशि दी जाएगी। सामान्य मृत्यु हो रही है तो 30,000 रुपए की राशि उसकी फैमिली को दी जाएगी। तीसरा, पूर्ण अपंगता होने पर यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति का जिसका बीमा है भूमिहीन खेतीहर मजदूर है, उसका जो है वहां पर बीमा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका शरीर का कोई एक अंग पूर्ण रूप से काम करना बंद कर देता है, तो ऐसी स्थिति को पूर्ण अपंगता की स्थिति बोलते हैं। तो उस व्यक्ति को 75,000 रुपए की राशि दी जाएगी। अगला पॉइंट, आंशिक अपंगता होने पर यानी उसका कोई अंग आंशिक रूप से काम करना बंद कर देता है, तो ऐसी स्थिति में उसको 37,500 रुपए की राशि दी जाएगी। तो फिर से बोल रहा हूं, दुर्घटना में अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 75,000 रुपए की राशि, सामान्य मृत्यु होने पर 30,000 रुपए की राशि उसके परिवार को। अगर व्यक्ति पूर्ण अपंग हो जाता है यानी उसके शरीर का कोई हिस्सा पूर्ण रूप से काम करना बंद कर देता है तो 75,000 रुपए की राशि। आंशिक अपंगता यानी उसके शरीर का कोई हिस्सा आंशिक रूप से काम करना बंद कर देता है, यानी पूरा शरीर पूरा अंग काम करना बंद नहीं किया, उसका कुछ हिस्सा काम करना बंद किया तो 37,500 रुपए की राशि उसको भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत शिक्षा वृत्ति यानी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भी दी गई है। किसको? बीमित व्यक्ति के अधिकतम 2 बच्चे, यानी जो भी व्यक्ति जिसका बीमा हुआ है उसके घर के 2 बच्चे यानी उसके ही 2 बच्चे अधिकतम जो कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत है, यानी क्लास 9th से लेकर 12th तक पढ़ रहे हैं या आईटीआई में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आईटीआई में अध्ययन कर रहे हैं, तो उन्हें प्रति माह 100 रुपए की छात्रवृत्ति भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दिया जाएगा। यानी जिस व्यक्ति ने अटल खेतीहर मजदूर योजना के अंतर्गत बीमा करवाया हुआ है उस व्यक्ति के 2 बच्चे अधिकतम 2 बच्चे जो कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के बीच में पढ़े या 9th से 12th तक पढ़ रहे हैं या वो आईटीआई कर रहे हैं, तो उनको 100 रुपए प्रति माह की राशि छात्रवृत्ति के रूप में कौन देगा? भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा, एलआईसी के द्वारा दिया जाएगा। तो ये है आपका अटल खेतीहर मजदूर योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना को भी हमने पूरा कवर कर लिया है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक चीज आपको फिर से बता दूं, यहां पर याद रखिएगा, यहाँ पे ये प्रति माह 100 रुपए की छात्रवृत्ति दी जा रही है, कहीं आप प्रति वर्ष ना पढ़ें। और यहाँ पर जो 200 रुपए प्रति हितग्राही दिया जा रहा है ये प्रति वर्ष है, इसको प्रति माह ना पढ़े, ये कंफ्यूजन होता है कई बार।
तो याद रखिए 200 रुपए प्रति वर्ष राशि दी जा रही है यहाँ पर, और यहाँ पे 100 रुपए प्रति माह राशि दी जा रही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्लियर है? तो यहीं पर आज की क्लास हम खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।